अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम पाक व्हीलर्स। मैं हूं फैजान हक्की और आज आप हमारे यहाँ आए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। आज हम एक बड़ी ख़ास एपिसोड लेकर आए हैं कार ऑडियो के बारे में। मैं पहले भी प्रोग्राम पे कह चुका हूँ कि मुझे गाड़ियों का बेतहाशा शौक़ है। बचपन से गाड़ियों के रिसाले पढ़े हैं और गाड़ियों के बारे में फैंटेसाइज किया है। टॉप गियर की हर एक किस्त ज़बानी याद है, मगर मुझे गाड़ियों से भी ज़्यादा ऑडियो का शौक़ है। कार ऑडियो, हाई-फाई ऑडियो, होम इलेक्ट्रॉनिक्स, प्रोफेशनल ऑडियो। मेरी आधी से ज़्यादा ज़िंदगी, मेरा पूरा करियर म्यूज़िक की खिदमत में गुजरा है, तो मैं प्रोफेशनल एनवायरनमेंट को भी जानता हूँ। डिफरेंट माइक्स पे रिकॉर्ड करता हूँ एज अ वॉइस ओवर आर्टिस्ट, और डिफरेंट हेडफोन्स, डिफरेंट माइक प्रीएम्प्स, मिडी सॉफ्टवेयर, उन सब चीज़ों का बड़ा एक्सपोजर रहा है अपने काम की वजह से भी। It's time to move forward. और बचपन से मुझे शौक रहा है ऑडियो का। मैं 10 साल की उम्र से एक रजिस्टर पे मेंटेन करता आया हूँ अपनी ड्रीम इलेक्ट्रॉनिक्स की लिस्ट कि कौन से कमरे में क्या चीज़ होगी, राइट डाउन टू द लास्ट स्क्रू। फहरिस्त होती थी रजिस्टर पर अब वो एक वर्ड की फाइल है जिसको गूगल डॉक्स पे मैं मेंटेन रखता हूँ हमेशा। इट्स ऑलवेज बीइंग अपडेटेड। जब मैं सारे काम फारिग कर चुका होता हूँ और सबको जो मुझसे चाहिए होता है वो दे चुका होता हूँ, तो फिर मैं अपने टाइम पर ऑडियो के आर्टिकल्स पढ़ता हूँ, एम्पलीफायर्स के सर्किट डिज़ाइन स्टडी करता हूँ, यहाँ तक कि इंटरकनेक्ट्स और स्पीकर केबल्स के बारे में लंबे लंबे आर्टिकल्स पढ़ता हूँ। मुझे बहुत मज़ा आता है एंड दैट्स वन ऑफ माई मोस्ट रिलैक्सिंग एक्टिविटीज़। आज के हम पूरे प्रोग्राम को डेडिकेट करते हैं कार ऑडियो पे। गाड़ी की डील्स only on Park Wheels। गाड़ी में ऑडियो सिस्टम की क्या इंपॉर्टेंस होती है, आई थिंक ये बताने की ज़रूरत नहीं है। आप खुद जानते हैं कि जब गाड़ी में अच्छा ऑडियो सिस्टम होता है तो आप उसको इस्तेमाल करते हैं। ऑडियो सिस्टम में बहुत सी लोगों की गलत फहमियाँ हैं जो कि हमें दूर करनी पड़ेंगी। बहुत से लोगों को ब्रांड से प्यार होता है, वो किसी ब्रांड से उनकी बचपन से एक एसोसिएशन अच्छी बन जाती है, वो समझते हैं कि वो ब्रांड हमेशा अच्छा रहेगा। Most brands that we know from childhood have been bought over by holding companies based in China, Hong Kong, all over the world. बात शुरू होती है एनवायरनमेंट से। जिस तरह आप किसी कमरे के लिए या घर के लिए ऑडियो सिस्टम बनाते हैं, तो बहुत से लोगों को ये बात नहीं पता, पर द फर्स्ट कंसिडरेशन इज द रूम। आप स्पीकर्स जो खरीदते हैं वो उस कमरे के लिए खरीदते हैं। अगर आपका कमरा सिर्फ फर्श है और दीवारें हैं तो उसमें रिफ्लेक्शंस आएंगे, और आप कोई भी स्पीकर लगा कर देख लें, कोई भी एम्पलीफायर ले आएँ, उसमें रिफ्लेक्शंस ही रिफ्लेक्शंस होंगे, एकोज होंगे, स्टैंडिंग वेव्स होंगी, जिनसे मज़ा नहीं आएगा, चाहे वो स्टूडियो हो या घर हो। तो आप कमरे के लिए स्पीकर्स लेते हैं कमरे के बारे में सोचकर, और फिर स्पीकर्स के लिए आप एम्पलीफायर खरीदते हैं। अच्छे स्पीकर खरीदना सबसे आसान काम है, क्योंकि स्पीकर्स आपको $200 में भी अच्छे स्पीकर मिलते हैं कमरे के लिए। गाड़ी इज़ अ वेरी हार्श एनवायरनमेंट फॉर एन ऑडियो सिस्टम, क्योंकि हर तरफ शीशा है, आगे भी शीशा है, साइडों पे भी है, पीछे भी है, तो रिफ्लेक्शंस बहुत ज़्यादा होते हैं। एंड ऑफ कोर्स गाड़ी का इंटीरियर एक हद तक उन रिफ्लेक्शंस को अब्जॉर्ब करता है, और किस किस्म की गाड़ी है, किस किस्म का शेप है, उस पर बड़ा फ़र्क पड़ता है। और ऑफ कोर्स गाड़ी के स्पीकर स्लॉट्स ये सोच कर दिए गए होते हैं कि इस गाड़ी के डिज़ाइन के साथ म्यूज़िक सिस्टम किस तरह इंटरेक्ट करेगा। अब बहुत से लोगों के लिए कहानी शुरू होती है बेस से और सब वूफर से। कोई भी अच्छा स्पीकर आराम से ना सिर्फ 100 हर्ट्स बल्कि उसके नीचे, बेस में ऑफ कोर्स हम लोग नीचे जाते हैं, तो 100 हर्ट्स से ज़्यादा डीप बेस होता है 80 हर्ट्स, 60 हर्ट्स और डीप हो जाता है 40 हर्ट्स। मोस्ट स्पीकर्स आर एबल टू गो कंफर्टेबली डाउन टू 60 हर्ट्स। उसके बाद उनका रोल ऑफ शुरू हो जाता है। उसके बाद आना होता है सब वूफर को, उसकी जो नीचे की फ्रीक्वेंसीज होती हैं। ज़्यादातर जो हम जो डिजिटल म्यूज़िक सुनते हैं उसमें 40 से नीचे की फ्रीक्वेंसीज तो ऑलरेडी कट आउट होती हैं। एक पाइप ऑर्गन चर्च के अंदर जब बजता है, उसके अकूस्टिक्स के साथ वो 16 हर्ट्ज तक भी जाता है, उसका लोएस्ट रजिस्टर। मगर कार ऑडियो में आपको 16 हर्ट्ज तक जाने की ज़रूरत नहीं है, तो आपको 12 इंच के सबवूफर की ज़रूरत नहीं है एक छोटी गाड़ी में। आपका काम एक 8 इंच के हाई क्वालिटी सबवूफर से भी हो सकता है। लोग ले तो लेते हैं शौक में। उसके लिए कितने वॉल्यूम का कैबिनेट होना चाहिए। अगर आप पोर्टेड इंक्लोजर बनाएंगे, पोर्टेड का मतलब उसमें होल होगा या उसमें कोई वेंट होगा जिससे कि हवा बाहर आ सकती है, तो पोर्टेड इंक्लोजर नॉर्मली एक उसी सबवूफर के लिए थोड़ा बड़े साइज का बनता है, एज अपोज टू अ सील्ड सबवूफर इंक्लोजर, जिसमें कोई हवा निकलने की जगह नहीं होती और वो सबवूफर अपनी जगह पे टाइट होता है और उसके पास लिमिटेड रूम फॉर मूवमेंट होता है, बिकॉज द एयर इज पैक्ड इन दैट। तो सील्ड इंक्लोजर्स जनरली ज़्यादा एक्यूरेट होते हैं, और वही सबवूफर एक पोर्टेड इंक्लोजर में
زیادہ بیس پروڈیوس کرتا ہے, اکثر لوگوں کو زیادہ مزیدار لگتا ہے, مگر اتنا ایکوریٹ نہیں ہوتا جتنا کہ ایک سیلڈ انکلوجر ہوتا ہے. دیٹس دا فرسٹ تھنگ ٹو انڈرسٹینڈ اباؤٹ سب ووفرز. اٹ بگنز وتھ کلین کرنٹ. ہوم آڈیو, کار آڈیو, سیم تھنگ. اور میرا فلسفہ یہ رہا ہے کہ اچھا اسپیکر لیں جس کے ریویوز اچھے ہوں, جو کہ آپ نے خود سنا ہوا ہو, جس میں ڈائنامک ابیلٹی ہو, جس میں ٹیکسچرز کا پتہ لگتا ہو, جس کی ریزولوشن اچھی ہو. مگر اس اچھے اسپیکر کو اپنے فل پوٹینشیل پہ چلانے کے لیے اس کے پیچھے جو الیکٹرانکس ہیں, جو سگنل کی چین ہے, اس کو آپ اچھے سے اچھا کریں. اینڈ دیٹ سگنل چین بگنز وتھ دا کرنٹ دیٹس کمنگ ان. اینڈ آئی ٹیک دا بیسٹ سگنل پاسبل ٹو دیٹ اسپیکر, تاکہ وہ تو اپنے فل پوٹینشیل پہ بولے. پیچھے کے جو الیکٹرانکس ہیں, ایمپلیفائرز, پاور کنڈیشنرز, پری ایمپس, وہ آپ رکھیں 30 سال تک, کیونکہ دوز الیکٹرانکس دے ڈونٹ چینج دیٹ مچ. ایمپلیفیکیشن میں ایسی کوئی نئی انوویشن نہیں ہوئی ہے پچھلے 30 سال میں, سوائے کلاس ڈی کے, جو کہ میں بعد میں سمجھاؤں گا. Not much has changed in the world of speakers either. They knew how to make a good speaker in the 1960s also. Of course, refine ہوتے ہوتے 90s تک وہ اور بہتر ہو گئے, اور آج کل کے زمانے میں ہمیں اچھا اسپیکر نہ صرف آسانی سے مل جاتا ہے بلکہ سستا بھی مل جاتا ہے. So that's the improvement that's taken place in the world of speakers. But everything else has just become more expensive with time, کیونکہ اچھی کوالٹی کا کاپر جو کہ پہلے آسانی سے دستیاب ہوتا تھا دنیا میں, اب وہ بڑی مشکل سے ملتا ہے, وہ بہت مہنگا ملتا ہے. تو ہر قسم کی کمپرومائزز شروع ہو گئی ہیں, اور اسی لیے اچھے کمپوننٹس خریدنا اب اور مہنگا ہو گیا. Your audio system's life begins with the power, and that comes from the battery. اور آپ کے electrical systems of course گاڑی کے functioning صحیح ہونے چاہیے, but a dry battery is normally far better than a conventional battery. Let's begin there. You have to take care of the cabling. ایک اچھے کمپوننٹ اور ایک ایوریج کمپوننٹ میں فرق یہ ہوتا ہے کہ اچھے کمپوننٹ کی انٹرنل سرکٹری میں بھی ہائی کوالٹی وائرنگ ہوتی ہے, پوائنٹ ٹو پوائنٹ وائرنگ ہوتی ہے, اور کمپلیکیٹڈ اوور لیپنگ وائرز نہیں ہوتی. آپ ہائی کوالٹی پاور کیبلز لے کر آئیں. میرے اسپیکر سے زیادہ مہنگے پاور کیبل ہے, میرے اسپیکر کیبلز ہیں. اینڈ جسٹ ٹو illustrate how important power is to me, this is the power cord جس سے کہ سگنل وال آؤٹلیٹ سے آتا ہے. اور وال آؤٹلیٹ بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں. یہ شنیاتا ریسرچ کی پیور کاپر کی بنی ہوئی پاور آؤٹلیٹ ہے. تو دیوار سے جو آپ کا کرنٹ آ رہا ہے, ایک تو آپ گھر کے آڈیو میں یہ بھی خیال کرنا پڑتا ہے کہ آپ کی ارتھنگ پراپرلی ہوئی ہوئی ہو, پیتل کی ایک پلیٹ زمین کے اندر گئی ہوئی ہو. آئیڈیلی آپ کے کمرے کا جہاں پہ آڈیو سسٹم یوز ہو رہا ہے اس کا فیز الگ ہونا چاہیے, ڈیڈیکیٹڈ فیز ہونا چاہیے, اس میں اے سی اور باقی چیزوں کا لوڈ نہ ہو, کیونکہ ان کی ڈسٹورشنز بھی آتی ہیں. سو اٹ آل بگنز ود اے کلین پاور آؤٹلیٹ. پاور آؤٹلیٹ سے نکلے یہ پاور کارڈ, ہینڈ بلٹ بائی سم مسٹر گیبریل, شنیاتا ریسرچ, e-tron, Zytron, whatever. It eliminates some of the distortions that are inherent in the line. اور اس کے بعد یہ ایک پاور کنڈیشنر ہے, شنیاتا ریسرچ ہائیڈرا. bought this in 2011, still solid like military hardware. اب اس کا مین فنکشن, بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ کوئی اسٹیبلائزر ہوتا ہے. نہیں, اسٹیبلائزر نہیں ہے یہ. آپ کا وال سے جو کرنٹ آ رہا ہے وہ اچھا کرنٹ ہونا چاہیے, اسٹیبل کرنٹ ہونا چاہیے. پاور کنڈیشنر کا مین فنکشن ہے ان ساری آؤٹلیٹس کی آپس کی جو نوائز ہے ان کو ایک دوسرے سے آئسولیٹ کرنا. دیٹس دا مین فنکشن. سی ڈی پلیئر کی اپنی فریکوینسیز ہوتی ہیں, ایمپلیفائر جو زیادہ کرنٹ کھینچ رہا ہوتا ہے تو اس کی الگ ڈسٹورشنز اور نوائزز ہوتی ہیں اس کی پاور سرکٹ میں. ان سب کو یہ ایک دوسرے سے آئسولیٹ کرتا ہے تاکہ سی ڈی پلیئر کی ایمپلیفائر میں نہ آئے, ایمپلیفائر کی سب ووفر کو ڈسٹرب نہ کرے. سو دیٹس دا مین فنکشن آف اے پاور کنڈیشنر. اینڈ آف کورس اگر کوئی بہت زیادہ لوڈ آ جاتا ہے یا لائٹننگ اسٹرائک بھی ہو جاتی ہے تو یہ ملٹری گریڈ پاور کنڈیشنرز جو ہیں اس کو ہینڈل کر سکتے ہیں. آپ کے سسٹم تک اس لائٹننگ اسٹرائک کو بھی نہیں آنے دیتے, وچ از امیزنگ. اٹ ریئلی سولڈ می آن دا پروڈکٹ. اپنے ایمپلیفائر کے لیے میں ایک بڑی اسپیسیفک کیبل یوز کرتا ہوں جو کہ لونا کیبلز کی اورنج پاور کارڈ ہے. اس کی خاص بات یہ کہ یہ ٹن کاپر سے بنا ہوا ہے. ٹن کاپر دنیا میں ختم ہو چکا ہے. دی اونلی وے ٹو گیٹ ٹن کاپر از ٹو میلٹ اولڈ ٹن کاپر. پرانے ٹن کاپر کو پگھلا کر یہ کیبلز بنائی جاتی ہیں کینیڈا میں, اور بڑی ہینڈ میڈ کیبلز ہیں. ان میں یہاں تک کہ جو کوٹنگ کی گئی ہے وہ ایک نیچرل فیبرک میں کی گئی ہے, نو سنتھیٹک مٹیریلز. اٹس دا فلاسفی آف دا کمپنی اینڈ اٹ میکس اے ڈفرنس. It's true what they say. DAC کو اور سی ڈی پلیئرز کو, کمپیوٹر کو بھی, کیونکہ کمپیوٹر آپ کی سورس کا حصہ ہے, تو ان کے لیے میں شنیاتا ریسرچ کے ڈائمنڈ بیک
platinum cords use करता हूँ, which are not as expensive as those, but still like $300-500 each. ड्राई बैटरी से आपकी एक हाई क्वालिटी ज़ीरो गेज की केबल, आप ज़ीरो ना लगाएं, आप 4 गेज की लगा लें, बट ड्रॉ द लाइन देयर, 4 गेज से कम बात नहीं होनी चाहिए. 4 गेज की केबल आ रही हो आपके डिस्ट्रीब्यूटर में. अगर आप सब वूफर लगा रहे हैं तो आपके डिस्ट्रीब्यूटर से सब वूफर एम्प को आइडियली अलग पावर जानी चाहिए, और आपके मेन एम्प को, जो कि आपके 2 चैनल्स या 4 चैनल्स को चलाएगा, उसको अलग पावर जाएगी. तो डिस्ट्रीब्यूटर अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए. मेक श्योर यू गेट अ गुड क्वालिटी फ्यूज विद अ हाई टॉलरेंस. जब एम्पलीफायर, खासकर सब वूफर एम्प, जब हैवी डिमांड करता है, आप लाउड म्यूजिक प्ले कर रहे हैं, उसको एकदम से बहुत सारे करंट की ज़रूरत होती है, एंड दीज थिक एस केबल्स play a role over there, and the fuse of course. अब ज़्यादातर गाड़ियों में 4 स्पीकर्स की जगह दी हुई होती है. गाड़ियों में फ्रंट डोर्स में 2 होते हैं, और पीछे का जो डेक होता है उस पर आप 2 स्पीकर्स लगा सकते हैं. स्लॉट्स भी बने हुए होते हैं. मगर SUVs में अक्सर फ्रंट डोर्स और बैक डोर्स में होता है, बिकॉज दैट रेयर स्पेस हैज़ टू बी यूज्ड फॉर कार्गो एंड अदर स्टफ. ये पोजीशंस कार मेकर्स जो हैं बड़ी सोच के अपनी गाड़ी डिज़ाइन करते हुए, वो अकूस्टिक कंसिडरेशंस को जहन में रखते हुए लोकेशंस उनकी देते हैं. तो यूज़ दोज लोकेशंस. काटा पीटी जो है गाड़ी के अंदर कभी भी अच्छी चीज़ नहीं होती. रेयर डेक में आप बड़ा स्पीकर लगाने के लिए अगर काटेंगे, उसका कोई फ़ायदा नहीं है. योर स्पीकर आइडियली should not have to play anything other than mid frequencies and treble, which is from your tweeter. तो एक 6.5 इंच या 5.5 इंच मिड बेस वूफर और ट्वीटर 1 इंच का ट्वीटर हो तो वो 0.75 इंच ट्वीटर से ज़्यादा अच्छा होता है. 6x9 स्पीकर लगाने के चक्कर में कि वो ज़्यादा बेस प्रोड्यूस करेगा, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है. आजकल के दौर में बेस जो है ना, वो आपकी सब वूफर से आनी चाहिए. जैसा मैंने पहले कहा कि कोई भी स्पीकर आमतौर पे 60 हर्ट्ज तक तो जाता ही जाता है, और ज़्यादातर स्पीकर्स 45 हर्ट्ज तक जाते हैं. ऑफ कोर्स उनका रोल ऑफ 60 के करीब शुरू हो चुका होता है. दे जस्ट टच 45 एंड दे गो ऑफ. तो 45 तक का बेस आप अपने स्पीकर को बजाने दें. एनी सब वूफर कैन हैंडल वेरी कंफर्टेबली ऑल द फ्रीक्वेंसीज अप टू 100-150 हर्ट्ज. तो वो काम जिसके लिए वो बना है, आप वो सब वूफर पर छोड़ें और स्पीकर्स को अपनी कंफर्ट जोन में रहने दें. बुक शेल्फ स्पीकर्स की इमेजिंग ज़्यादा अच्छी होती है, और उनमें बॉक्स कलरेशंस कम होती हैं. ज़्यादातर स्पीकर्स में द बॉक्स इज़ मेड ऑफ MDF. वो $20,000 के स्पीकर्स होते हैं जिनमें महोगनी का कैबिनेट होता है, और वो $40,000 या $100,000 के स्पीकर्स होते हैं जिनमें कार्बन फाइबर का कैबिनेट होता है. सो इट्स ऑल अबाउट द रेजोनेंस कंट्रोलिंग एबिलिटीज ऑफ द बॉक्स. क्योंकि एक बुक शेल्फ स्पीकर स्टैंड पे जब माउंट होता है और उसमें आप सैंड फिल करते हैं, तो वो ज़मीन से अच्छा खासा आइसोलेट हुआ है, वो कमरे से इतना ज़्यादा इंटरैक्ट नहीं करता, विच इज़ वाई इट्स एबल टू प्रेजेंट अ बेटर साउंड स्टेज. आप बता सकते हैं कि ड्रमर किस जगह प्लेस था एक अच्छे सिस्टम पे. आप बता सकते हैं कि वोकल्स सेंटर से आ रहे हैं या सेंटर के थोड़ा लेफ्ट पे हैं. यू नो हाउ द होल थिंग वाज मिक्स्ड. इनफैक्ट अक्सर लोग, मेरे जैसे लोग, कभी कभार ये भी बता पाते हैं कि कौन सा माइक इस्तेमाल हुआ है इस वोकल रिकॉर्डिंग में. ये सिर्फ तजुर्बे की बात है, कोई टैलेंट नहीं है. जिसने अच्छी साउंड स्टेजिंग सुनी हुई हो, उसको उसके बगैर मज़ा नहीं आता. सब वूफर जो है, वो मैंने कहा था कि 100 हर्ट्ज 150 हर्ट्ज तक बड़े कंफर्टेबली बेस प्ले कर सकता है. ऑडियो सिस्टम्स में डिजिटल फ्रंट एंड जो होता है, आपका रिसीवर होता है, उसमें आपके पास ऑप्शन होती है कि आप कट ऑफ कर सकें कि किस स्पीकर को कौन सी फ्रीक्वेंसीज जा रही हैं. स्पीकर को जो सिग्नल भेज रहे हैं वो आप कट ऑफ कर दें 100 हर्ट्ज पे, 120 पे कट ऑफ कर दें, ताकि वो मिड्स और ट्रेबल पे फोकस्ड रहे, और आपका पीछे का स्पीकर भी. बेस को आप पूरा दे दें सब वूफर को. वो क्यों? क्योंकि लो बेस जो होती है, इट्स नॉट डायरेक्शनल. जो ट्रेबल होती है वो बहुत डायरेक्शनल होती है कि एक सीटी की आवाज़ आई या किसी सिंबल की आवाज़ आई, तो आपको एग्जैक्टली पता होगा कि वो किस डायरेक्शन में, किस ट्रेजेक्ट्री पे आई है. मगर बेस जो होता है, वो आपको अक्सर ये नहीं पता होता कि आपके पीछे से आया है या आपके सामने से आया है. कानों का डिस्टेंस फ्रॉम द ट्वीटर एंड द सब वूफर वो सेम होना चाहिए. सो लेट्स से ये एक स्पीकर है, इसका MDF कैबिनेट है, आवाज़ से पता लग रहा है. और ये मेरा 1998 में जब मैंने अपना पहला ऑडियो सिस्टम अपने पैसों से काम करने के बाद ख़रीदा था, तो ये उसका हिस्सा है. इट्स नॉट द बेस्ट सिस्टम आई हैव, बट इट्स माई फर्स्ट सिस्टम. इट मेक्स सेंस इन द TV लाउंज. इसका ट्वीटर, इसके 2 मिड बेस वूफर्स एक ही बैफल पे, एक ही लेवल पे क्यों माउंटेड है? ताकि मिड बेस और ट्रेबल आपके कानों तक एक ही टाइम पर पहुंचे, ये आगे पीछे ना पहुंचे. फेज अलाइनमेंट से बड़ा फर्क पड़ता है.
Treble always travels a little faster than bass because bass has to move so much air. The objective is कि treble, mid frequencies और bass आपको एक ही time पे receive हों. Of course, there's a crossover inside every speaker जो कि decide करती है कि tweeter को कौन सा signal मिल रहा है आने वाले current में से, mid bass को क्या जा रहा है और इस वाले speaker को क्या जा रहा है जो कि low frequencies अक्सर बजाया करता है. और अगर सब वूफर आप इसके साथ रखेंगे, मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि सब वूफर फ्रीक्वेंसीज लोअर बेस इज नॉट डायरेक्शनल. अगर मैंने इस कमरे में सब वूफर रखना है, लिसनिंग सीट से उतने ही फासले पे रखना है, चाहे मैं सामने रखूं या मैं साइड पे रखूं. अब बात करते हैं एम्पलीफिकेशन की. वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पिलर्स ऑफ बिल्डिंग अ गुड ऑडियो सिस्टम. एम्पलीफायर जो है वो आपके इंजन की तरह है. स्पीकर्स जो आपके टायर्स हैं, एम्पलीफायर इज द इंजन, इज द हार्ट ऑफ द ऑडियो सिस्टम. और एम्पलीफायर्स दुनिया में घूम फिर के तीन ही किस्म के होते हैं. एक सबसे पुरानी टेक्नोलॉजी क्लास ए, विच इज द बेस्ट स्टिल. क्लास ए इज लाइक कांस्टेंट करंट. क्लास ए का जो साइन वेव बनता है वो बिल्कुल लिक्विड और बिल्कुल कांस्टेंट होता है. उसको अगर आप माइक्रोस्कोप से भी देखेंगे तो उसमें कोई भी झटके नहीं होते, वो लिक्विड होता है. उसकी ट्रांजिशंस हमेशा स्मूथ होती हैं. क्लास ए इज लाइक अ ट्रैक्टर, टन्स ऑफ टॉर्क बट इट डजंट हैव ऑल द हॉर्स पावर. क्लास ए सिस्टम जब चल रहा होता है तो म्यूजिक आप नहीं भी प्ले कर रहे होते तो उतनी ही तकरीबन बिजली खा रहा होता है जितनी कि म्यूजिक प्ले करते हुए खा रहा होता है. तो दैट्स अ वेरी कांस्टेंट सॉर्ट ऑफ सिस्टम. उसके बाद आता है क्लास ए बी. क्लास ए बी क्या है? गाड़ी के सिलेंडर्स की तरह एट एनी गिवन पॉइंट करंट पास हो रहा होता है और इसका भी जो साइन वेव बनता है वो बड़ा लिक्विड बनता है बिकॉज द करंट इज कॉन्स्टेंटली बीइंग पुश्ड फ्रॉम वन पिस्टन और द अदर. और फिर जो सबसे नई टेक्नोलॉजी है जो कि आई थिंक 90s में सामने आई वो है क्लास डी. और क्लास डी को आजकल एडवर्टाइजिंग में तो ऐसे प्रमोट किया जाता है जैसे कि क्लास डी कोई बड़ी अच्छी चीज़ है, मगर क्लास डी इज़ अ स्विचिंग टेक्नोलॉजी. इट्स लाइक ऑन ऑफ. इट्स अ बिट लाइक डिजिटल ऑडियो. एनालॉग ऑडियो जो है वो कांस्टेंट होती है. डिजिटल ऑडियो अगर आप उसके साइन वेव को माइक्रोस्कोप से देखें तो वो 0 1 0 1 0 1 0 1 पे आ जाता है. एंड ऑफ कोर्स आप रेजोल्यूशन बहुत हाई कर दें तो माइक्रोस्कोप से आपको और जूम करना पड़ेगा उसके ऑन ऑफ देखने के लिए. बट इट इज़ अ स्विचिंग टेक्नोलॉजी, ऑन हाफ द टाइम, ऑफ हाफ द टाइम, जिससे कि वो बिजली में बड़ी बचत करता है. क्लास डी एम्पलीफायर बड़ा एफिशिएंट होता है, वो गाड़ी की बैटरी पे इतना ज़्यादा लोड नहीं देता. मगर एक बात जो भूलने की नहीं है वो ये है कि अ क्लास डी एम्पलीफायर इज़ ऑन हाफ द टाइम एंड इट इज़ ऑफ हाफ द टाइम. और ये डिसकंटिन्यूटी जो है इससे लिसनर फटीग पैदा होता है. आपका दिमाग आपके कानों से ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड लिसनिंग डिवाइस है. उन मिलियंस ऑफ लिटिल पैकेट्स ऑफ इंफॉर्मेशन को असेंबल करता है इन रियल टाइम और आपको एक सेंसेशन देता है कि आप म्यूजिक सुन रहे हैं. वो पैकेट्स अगर कंटिन्यूअस ना हुए और उनमें जिटर हुआ और उनमें आपने एक लंबी फाइल के बजाय अगर 1 करोड़ छोटी छोटी फाइल्स भेज दी तो दिमाग के लिए बहुत ज़्यादा काम है. आप जब शोरूम जाते हैं तो बड़ा इंप्रेसिव लगता है बिकॉज इट साउंड्स द लाउडेस्ट. आप इतने से क्लास डी एम्प में से 1000 वॉट निकाल सकते हैं बड़े आराम से क्योंकि टेक्नोलॉजी उस तरह की है, एफिशिएंट भी है, वो ठंडा भी चलेगा, वो कभी गर्म नहीं होगा. क्लास ए एम्पलीफायर चलता ही गर्म है. आप उसको जब ऑन करते हैं तो उसके 5 मिनट बाद वो गर्म होता है. क्लास ए बी एम्पलीफायर्स आर अ गुड कॉम्प्रोमाइज बिकॉज वो डिग 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 और वो बड़े एफिशिएंट भी होते हैं, पावरफुल भी होते हैं और सुनने में भी अच्छे होते हैं. ये होम ऑडियो में भी बात प्रूवन है और कार ऑडियो में भी. Here we have a class A amplifier. This is not only class A, ये class A में भी एक बड़ी खास नस्ल है single ended triode amplifier. Triode vacuum tubes को भी कहते हैं. मगर ये vacuum tubes में भी सबसे pure implementation है because it's the most direct system there is. अब ये इतना बड़ा एम्पलीफायर है, क्लास ए में चलता है, कांस्टेंट करंट एंड इट प्रोड्यूसेस ओनली 24 वॉट्स. आप कहेंगे 24 वॉट, मेरे तो टीवी के स्पीकर्स में से 240 वॉट आते हैं. इट्स एडवर्टाइज्ड लाइक दैट. वो PMPO वॉट्स होते हैं, दे आर डिफरेंट. 24 वॉट्स आते हैं बट दे आर वेरी हाई क्वालिटी 24 वॉट्स. और उन 24 वॉट्स को सपोर्ट करने के लिए क्लास ए सिस्टम में पीछे हजार वॉट की 2 पावर सप्लाईज दी हुई हैं, बिग ट्रांसफॉर्मर्स, जस्ट टू गिव यू 24 वॉट्स. सो दैट्स क्लास ए एंड क्लास ए हैज़ अ मैजिक विच हैज़ टू बी हर्ड, टू बी डिसर्न्ड. क्लास ए में आपको लगता है कि आप इंस्ट्रूमेंट के अंदर बैठे हुए हैं. क्लास ए में एक डायरेक्टनेस और एक
वार्मथ फील होती है जो कि बड़ी नेचुरल लगती है, होलोग्राफिक होती है। अब इस तरफ आइए, अब ये एक क्लास ए बी ट्यूब एम्पलीफायर है, बड़े अरसे से मेरे साथ है और इस पे आप देख सकते हैं कॉनराड जॉनसन प्रीमियर 11A मॉडल है ये। इस पे एहसान लिखा हुआ है क्योंकि एहसान साहब हमारे एक बहुत ही अजीज़ दोस्त थे जो कि इंतकाल कर गए 2 साल पहले, और वो एक महान ऑडियो इंजीनियर थे जिन्होंने इस सिस्टम को मेंटेन रखा कोई 15 साल। दिस इज़ अ क्लास ए बी एम्पलीफायर, जैसे मैंने आपको पहले समझाया था, पिस्टन्स की तरह काम करता है, एफिशिएंट भी है, डिस्टॉर्शन फ्री है, यू नो इट प्रोड्यूसेस अ लॉट ऑफ पावर। ट्यूब एम्प से इन 4 ट्यूब से ये कोई लगभग 85 वॉट्स प्रोड्यूस करता है अगर आप KT88 ट्यूब्स यूज़ करें, और अगर आप इसमें KT120 ट्यूब्स लगा दें तो ये 120 वॉट भी प्रोड्यूस करता है। दिस इज़ अ क्लास ए बी एम्पलीफायर, वेरी वेरी गुड एंड वेरी डायनामिक। और अब मैं आपको क्लास डी एम्पलीफायर दिखाता हूँ। ये दिस इज़ अ क्लास डी एम्पलीफायर, स्मॉल क्लास डी एम्पलीफायर इनसाइड दिस बॉक्स। अपना काम बड़ा अच्छा करता है। इसमें ऑफ कोर्स डैक भी है, इसमें स्ट्रीमिंग रिसीवर भी है, स्पीकर्स भी हैं। बहुत सी कंपनीज ने अच्छे क्लास डी एम्पलीफायर्स भी बनाए विच इवन साउंड लाइक ट्यूब एम्प्स, इफ यूल बिलीव दैट, आई डोंट। वो इफेक्ट EQ के जरिए और ट्यूनिंग के थ्रू अचीव हो सकता है, मगर मैं समझता हूँ कि क्लास डी एम्प का काम है कार ऑडियो में सब वूफर के लिए, और वो सब वूफर को क्योंकि बहुत सारी पावर चाहिए होती है अक्सर इन वन बिग लंप, तो क्लास ए बी एम्प्स और क्लास ए एम्प्स से ज़्यादा फास्ट डिलीवरी जो है वो क्लास डी एम्प कर लेता है। और सब वूफर की फ्रीक्वेंसीज के लिए जो कि सिर्फ समझ लें 100 से लेकर आप 40 हर्ट्ज तक सुनते हैं, तो उनके लिए क्लास डी इज़ नॉट अ बैड सोल्यूशन। ऑल्दो मैं ये बात ज़रूर एडमिट करूँगा कि मैंने अपनी गाड़ी में क्लास डी मोनो एम्प लगाया हुआ है अपने सब वूफर के लिए, मगर जब उसमें क्लास ए बी एम्प लगा हुआ था जो कि कम पावरफुल था, somehow it sounded nicer. जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि अच्छी साउंड की शुरुआत होती है अच्छे करंट से। दिस ज़ीरो गेज केबल जो कि बैटरी से जा रही है, ये इसका फ्यूज़ होल्डर है, इसमें बड़ा अच्छा फ्यूज़ लगा हुआ है। ज़ीरो गेज की केबल आगे से गाड़ी के अंदर जाती है। आइए, ज़ीरो गेज की केबल बैटरी से डिस्ट्रीब्यूटर तक आई। डिस्ट्रीब्यूटर ने एक 4 गेज की केबल भेज दी पावर एम्प को, जो कि 4 चैनल पावर एम्प है, क्लास ए बी है और सारे चैनल्स को 90 वाट्स के करीब देता है। आई डोंट थिंक यू नीड 90 वाट्स, 60 वाट्स आर मोर देन इनफ इन अ कार, बट फिर भी 90 वाट्स से थोड़ा सा हेडरूम रहता है, विच इज़ गुड। I bought Ground Zero because they are German technology, they sound warm compared to many other brands, and you hear a lot of subtle detail, which is nice. अगर आपने 100 वाट का स्पीकर लगाया और 200 वाट का एम्प लगाया उसके साथ, विच इज़ अ गुड थिंग, क्योंकि उसमें हेडरूम होता है, उसमें एक्स्ट्रा एनर्जी होती है उस स्पीकर को टाइटली कंट्रोल्ड चलाने में। मगर एक रिस्क भी होता है कि आपने वो 200 वाट अगर पूरे दे दिए, बच्चे ने गलती से फुल वॉल्यूम कर दिया, 100 वाट का स्पीकर लगा हुआ है 200 वाट के एम्पलीफायर के साथ, तो वो स्पीकर डैमेज हो सकता है। ये चीज़ याद रखिए कि जो एम्पलीफायर का कंट्रोल होता है या वॉल्यूम का कंट्रोल होता है, इसमें वॉट्स इंक्रीमेंटली नहीं बढ़ते जिस तरह आपकी स्पीड बढ़ती है। अराउंड वॉल्यूम 7 और 8 ऑफ 10 वो अपनी हाफ पावर दे रहा होगा, सो कीप दैट इन माइंड। मैं सारी बेस फ्रीक्वेंसीज 100 हर्ट्ज से नीचे वो सारी मैं दे देता हूँ सब वूफर को, बिकॉज दैट्स डिज़ाइन फॉर दैट जॉब। अब आ जाए डिगी में। यहाँ पर मैंने सब वूफर एक सील्ड इंक्लोजर में इनकेस किया हुआ है। मैं नहीं चाहता था कि कार्गो स्पेस डिस्टर्ब हो, तो मैंने इसको इस साइड पे किया। दिस इज़ अ परफेक्टली गुड प्लेस। ये 12 इंच का सब वूफर है। मैंने आपको पहले कहा था कि 12 इंच का सब वूफर होना ज़रूरी नहीं है। मुझे 12 इंच का सब वूफर एक दोस्त ने तोहफे में दिया, और जब मैंने कैलकुलेशंस की सारी कि इसका कितना बड़ा इंक्लोजर बनेगा, तो वो कैलकुलेशंस इसकी कार्गो स्पेस को डिस्टर्ब नहीं कर रही थी। वरना मैं इस गाड़ी के लिए 10 इंच लेता या इवन 8 इंच ले लेता, मगर 8 इंच का जो अंडर सीट सब वूफर आता है वो किसी खास काम की चीज़ नहीं है, तो प्लीज़ अवॉइड दोज आर जस्ट नाम का सब वूफर। तो ये 12 इंच का सब वूफर मेरे पास JBL की एक पुरानी सीरीज़, जो कि किसी का सही तरह से यूज़ हुआ मेरे दोस्त का सब वूफर था, मगर अच्छा मॉडल था, जो कि GT4 सीरीज़ बड़ी पॉपुलर हुई थी JBL की अराउंड 2002-2004, तो उसके पास रखा हुआ था और उसने मुझे तोहफे में दिया। कंडीशन अच्छी थी। मैंने उसको सील्ड इंक्लोजर उसका बनवाया एक बड़े ख़ास आदमी से, जिनसे आपकी इंशाल्लाह मुलाकात भी कराएंगे। कराची में तो कम से कम बेस्ट इंक्लोजर वो बनाते हैं,
اور ان کی کیلکولیشنز بڑی پکی ہوتی ہیں, ہر سب ووفر کے حساب سے خود ریسرچ کرتے ہیں. تو یہ سیلڈ انکلوجر میں میرا JBL کا 12 انچ سب ووفر لگا ہوا ہے. اس کو پاور کرنے کے لیے ایک اور گراؤنڈ زیرو کا ایمپلیفائر فرام دی ایریڈیم سیریز, اور یہ ایک مونو ایمپلیفائر ہے جو کہ اس سب ووفر کو بڑا ٹائٹلی کنٹرول کرتا ہے. اس پہ 1000 واٹس لکھا ہوا ہے سب ووفر پہ, بٹ یہ 1000 واٹس 1 اوم پہ اس کا لوڈ ہوتا ہے. ہوم آڈیو از موسٹلی ہیپننگ ایٹ آئیدر 4 بٹ موسٹلی 8 اومز. یہ کار آڈیو جو ہوتی ہے اسٹرکٹلی 4 اومز ہوتی ہے. کوئی بھی ایمپلیفائر اگر 4 اومز پہ ریٹڈ ہے, لیٹس سے 500 واٹ ایٹ 4 اومز, اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ مسلسل 500 واٹ دے رہا ہوگا 4 اومز پہ. کبھی کبھی ہیوی پیسیجز میں وہ اس کا لوڈ 1.6 اومز تک بھی جائے گا, اور اس سچویشن کے لیے آپ کو جو اچھی کمپنیز ہیں 1 اوم کی بھی ریٹنگ بتاتی ہیں, 2 اوم کی بھی ریٹنگ بتاتی ہیں, اور 4 اوم کی بھی بتاتی ہیں. سو یور لوڈ از ناٹ کانسٹنٹلی ایٹ 4 اومز, آپ کا لوڈ 1.6 1.2 تک بھی جائے گا. سو اٹس امپورٹنٹ ٹو نو دا 1 اوم ہینڈلنگ کیپیسٹی آف این ایمپلیفائر. اس کی جب بھی ایمپلیفائر خریدیں, خاص کر سب ووفر کے لیے, صرف اس کی 4 اوم ریٹنگ نہ دیکھیں, اس کی 1 اوم پاور ریٹنگ اگر دی ہوئی ہو, اور اچھی کمپنیز دیتی ہیں. تو یہ 1000 واٹس ایٹ 1 اوم کا سب ووفر ہے. میں شروع میں سمجھا کہ 4 اومز پہ 1000 ہوگا, میں ڈر گیا. تو اس نے کہا نہیں, یہ 1 اوم کی ریٹنگ ہے, بیکاز سب کی نیڈز اتنی ڈفرینٹ ہیں باقی اسپیکرز سے کہ اس کے لیے الگ ایمپلیفائر ہونا چاہیے. اگر آپ سب لگا رہے ہیں تو اس کے لیے الگ ایمپلیفائر ہونا چاہیے. اور میں نہیں کہتا کہ سب ضروری ہے, کیونکہ اسپیکرز 60-45 تک جاتے ہیں. آئی ہیو آلویز بن پرفیکٹلی سیٹسفائڈ وتھ کار اسپیکر ساؤنڈ, اور آپ لگانا چاہتے ہیں, آپ کو وہ ساؤنڈ پسند ہے, کیپ یور سب ووفر ایمپلیفائر سیپریٹ فرام یور اسپیکر ایمپلیفائر. دے شوڈ ناٹ بی آن دا سیم پاور سپلائی. اور یہ جو لوگ بیچتے ہیں نا 5 چینل ایمپلیفائر کہ جی آپ 4 سے اسپیکر چلائیں اور ایک میں سے سب چلا لیں, وہ بالکل کرنے کی چیز نہیں ہے. اس کو اوائڈ کریں, دیٹس اے چیپ سولوشن, یو شوڈ ناٹ گو فار اٹ. مگر ادھر آئیے گا ذرا, یہ لگا ہوا ہے کیپیسٹر. کیپیسٹر صرف سرو کر رہا ہے اس مونو ایمپلیفائر کو. اس کے ساتھ کیوں لگا ہوا ہے؟ کیونکہ اسپیکر کے لوڈز جو ہیں وہ تو 4 چینل ایمپلیفائر آرام سے ہینڈل کر لیتا ہے, وہ اتنے ہیوی لوڈ ہوتے نہیں ہیں. جب ایمپلیفائر کو ایک ہیوی پیسج میں ایک دم سے بہت زیادہ پاور کی ضرورت ہوتی ہے, تو بجائے اس کے کہ وہ آپ کی بیٹری پہ لوڈ ڈالے, وہ کیپیسٹر پہ لوڈ ڈالتا ہے, جس کی وجہ سے آپ کی لائٹس پہ, آپ کی بیٹری پہ لوڈ نہیں آتا. آف کورس یو کین سی مائی موٹر آئل ہیئر ٹو. آئی لو دس مولی جین. اب بات کرتے ہیں انوائرمنٹ کی. چاہے وہ اسٹوڈیو ہو جہاں پہ ساری والز پیڈڈ ہوتی ہیں اور ڈفرینٹ فلٹرز لگے ہوتے ہیں اسٹینڈنگ ویوز کو کاؤنٹر کرنے کے لیے, گاڑی میں ایسی کوئی پروٹیکشن نہیں ہے, ہر طرف شیشہ ہے, اٹس اے نوائزی انوائرمنٹ. اب میں نے کیا کیا, جب میری گاڑی مجھے ملی 8 سال کے بعد, میں نے اس کو پوری گاڑی کو اسٹرپ کر دیا, اور اس میں نے گراؤنڈ زیرو کی گولڈ شیٹس اس کے اندر یوز کی ہیں. اینڈ ناٹ جسٹ 1 لیئر, ایک لیئر ادھر اور ایک لیئر انر سائڈ پہ. اس کے فلور میں مجھے موقع ملا, میں نے فلور پہ بھی while the mechanics were working ساؤنڈ انسولیشن شیٹس لگوائیں, یہاں تک کہ اس کے پچھلے دروازوں میں جہاں پہ اسپیکرز نہیں ہیں, یہاں پہ زیادہ ہوئی ہے نا, تو اب گاڑی کے فلور میں بھی انسولیشن ہے, ڈگی تک میں. اسپیکرز نظر آئیں گے اس کے ہرٹس کے, MPX 165.3 Pro, good company with a good sound signature. I highly recommend them. میں گاڑی کی اوریجنالٹی مینٹین کرنا چاہتا تھا, تو میں نے اس میں ریورسنگ کیمرہ کی خاطر, حالانکہ بڑی سہولت ہے وہ, میں نے ڈبل ڈن والا اسٹیریو نہیں لگایا, میں نے ریسیور لگایا سنگل ڈن. اس میں سنگل ڈن کینوڈ آیا کرتا تھا CD چینجر کے ساتھ, CD چینجر کا زمانہ گیا. آئی ایم اے بگ فین آف الپائن ساؤنڈ. میں اوپر ڈیک سمجھا رہا تھا, ڈیجیٹل ٹو اینالاگ کنورژن. آل ساؤنڈ از اینالاگ, جو آپ اسپیکر سے سنتے ہیں وہ اینالاگ ہوتی ہے, وہ کبھی بھی ڈیجیٹل نہیں ہوتی. ریئل لائف از اینالاگ, اٹس ناٹ ڈیجیٹل. ایمپلیفائر کو CD پلیئر سے جو سگنل آ رہا ہے وہ بھی ڈیجیٹل نہیں ہوتا, وہ CD پلیئر کے اندر ڈیجیٹل ٹو اینالاگ کنورٹر ہوتا ہے, جو کہ اس زیروز اینڈ ونس کو اینالاگ کرنٹ میں کنورٹ کر کے ایمپلیفائر تک بھیجتا ہے. دیٹ کنورژن ڈیجیٹل ٹو اینالاگ ہیپنز آئیدر ان یور CD پلیئر یا آپ کے ڈیک میں, جو کہ ڈیجیٹل ٹو اینالاگ کنورٹر ہوتا ہے, جو کہ بائی وے آف آپٹیکل کیبل یا USB کیبل آپ کے کمپیوٹر سے کنیکٹ ہو جاتا ہے, اور اس میں وہ کنورژن ہوتی ہے. اب وہ کنورژن بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. آپ کی MP3 فائل, آپ کی ویو فائل, آپ کی AIFF فائل, FLAC فائل,
जो ज़्यादातर लॉसेस होते हैं वो डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्जन के पहले स्टेज में ही हो जाते हैं। एनालॉग कन्वर्जन किस क्वालिटी की हुई है, इट्स नॉट जस्ट डाउन टू दी DAC चिप दैट इज बीइंग यूज्ड। एनालॉग सिग्नल बड़ी आसानी से डिग्रेड होता है, डिजिटल डिग्रेड नहीं होता, इट रिमेन्स एज इट इज, विच इज़ द एडवांटेज ऑफ डिजिटल, परहैप्स द ओनली वन। एनालॉग सिग्नल को इंटैक्ट रखने के लिए अच्छी केबल्स चाहिए होती हैं, अच्छे इंटरकनेक्ट्स चाहिए होती हैं, और यहाँ तक कि स्पीकर तक पहुँचने वाला करंट जो फाइनल स्टेज होता है उसके लिए अच्छी स्पीकर केबल्स चाहिए होती हैं। मोस्ट ऑफ द डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्जन नॉर्मली टेक्स प्लेस इन आवर इंटीग्रेटेड एम्पलीफायर्स। आजकल के मॉडर्न इंटीग्रेटेड एम्पलीफायर्स उनमें सब कुछ एक ही जगह पे ठुसा हुआ होता है। पावर एम्प, प्री एम्प, विच आर डिफरेंट फंक्शंस। प्री एम्प से आप सोर्स सिलेक्ट करते हैं, वॉल्यूम ऊपर नीचे करते हैं। पावर एम्प जो है उसका फंक्शन सिर्फ होता है पावर देना स्पीकर्स को, मगर इंटीग्रेटेड एम्पलीफायर्स में वो दोनों फंक्शंस कंबाइंड होते हैं। अच्छे इंटीग्रेटेड एम्पलीफायर्स में उन दोनों फंक्शंस के बीच में बड़ी सेपरेशन होती है, उनकी इंडिपेंडेंट पावर सप्लाईज होती हैं, पावर सेक्शन की और प्री एम्प सेक्शन की। प्री एम्प साउंड बनाता है, पावर एम्प उसको एम्पलीफाई करता है और मैग्नीफाई करता है। देखते हैं कि इन सब बातों की, सारे फलसफे की क्या इम्प्लीमेंटेशन होती है और क्या असर होता है। Alpine की डिजिटल टू एनालॉग प्रोसेसिंग बहुत अच्छी है। दे हैव दैट ओल्ड स्कूल स्मूथ एनालॉग साउंडिंग प्रोसेसिंग which the other companies just don't have. और सबसे अच्छी बात यह है कि इसके अंदर डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर जो लगा हुआ है वो 24 बिट है। अब CD की साउंड जो होती है वो 44.1 किलोहर्ट्ज एट 16 बिट्स होती है। 24 बिट इज़ हाई रेजोल्यूशन साउंड। हम जो ऑडियो रिकॉर्डिंग में, एड्स में यूज़ करते हैं, डॉक्यूमेंट्रीज में, वो हमेशा 24 बिट हुआ करती है। ये 48 हर्ट्ज फाइल्स भी पढ़ता है, जो कि टीवी ब्रॉडकास्ट में ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं। 44.1 kilohertz is a perfectly good frequency. The file is broken down into 44,100 pieces, which you hear every second. In high resolution audio, that can go up to 96 kilohertz, which is 96,000 pieces. But at the end of the day, 24 bit और 16 bit का फ़र्क ज़्यादा बड़ा फ़र्क है। आप 96 किलोहर्ट्ज़ की 16 bit फाइल ले आएँ और आप 48 किलोहर्ट्ज़ की 24 bit फाइल ले आएँ, that 24 just sounds richer. पुरानी गाड़ी में CD प्लेयर हुआ करता था मेरे पास, तो I don't want to get rid of the CD utility. हालांकि मैं CD अब बहुत कम सुनता हूँ, बट पुरानी कलेक्शन में आज भी कुछ बड़ी यादगार CDs पड़ी हुई हैं, so I keep the CD player and I'm very lucky to find this model. अब शायद ये क्रचफील्ड के स्टोर पर नज़र आना बंद हो गया हो। हेडफोन आउट भी है इसमें, और इसमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, मेरा यहाँ पे स्पीकर माइक लगा हुआ है, तो वो सब कुछ है। मैं फ़ोन कॉल्स इसी पे रिसीव करता हूँ ड्राइव करते हुए। एंड यू नो, गुड ऑडियो सिस्टम मेक्स यू फॉल इन लव विद योर कार। रिसेंटली मैं लाहौर गया था सुनील के पास, तो मैं अकेला था। मैं 6:30 बजे शाम के निकला हूँ, 90 की स्पीड से आराम से रिलैक्स। मैंने पूरी USB भरी हुई थी, हाई रेजोल्यूशन फ्लैग फाइल से, नए डाउनलोड्स थे, आराम से सुनते हुए गया हूँ सक्खर तक। सक्खर में खाना भी नहीं खाया, म्यूज़िक सुनते हुए CPEC मोटरवे पे चढ़ गया हूँ। और फिर जिस तरह से अगले 7-8 घंटे गुजरे हूँ, मैं लाहौर पहुँचा हूँ, पता भी नहीं चला। आई फेल इन लव विद द सेम म्यूजिक ऑल ओवर अगेन, बिकॉज मैं उसको हायर वॉल्यूम पे अकेला, विदाउट एनी टायर नॉइज, CPEC मोटरवे पे सुन रहा था। सर्दियों का मौसम, इट्स टू गुड। अच्छा रिसीवर जो होता है ना, उसमें हमेशा 6 आउटपुट्स होती हैं, कम से कम 4 तो होती हैं, कि आप एक स्टेरियो आउटपुट को स्प्लिट करके 4 स्पीकर्स में ना पहुंचा रहे हो, या एम्पलीफायर के 4 इनपुट्स में ना पहुंचा रहे हो। 4 होनी चाहिए ताकि फ्रंट स्टेरियो को अलग मिले, बैक स्टेरियो को अलग मिले, और आइडियल तो है कि 6 हों ताकि सब वूफर की लेफ्ट राइट बिल्कुल ही अलग हो। अब जाकर देखते हैं कि मार्केट में क्या मिल रहा है। Starting के deals only on Parkviews. ये कराची में मिल जाते हैं, हीलिक्स जर्मन कंपनी वंस अगेन। तो आए भाई, नईम से मिलते हैं। नईम जो है वो आप कह लें कार ऑडियो के सुनील मंज हैं। एक आम बंदा जब सिस्टम लेने के लिए निकले और उसके पास कोई भारी भरकम बजट ना हो, लाख रुपए खर्च कर रहा है, तो किन चीज़ों पे करे और किस तरह से करे?